काला पिज्ज़ा। कुछ साल पहले की बात थी। धर्मा करके एक आदमी था। उसका एक कैफ़े था, धर्मा कैफ़े। उसमें वह तरह तरह के पफ, समोसे, केक्स, ड्रिंक्स और कॉफ़ी भी बेचता था। उसका कैफ़े बहुत मशहूर था। सभी लोग वहाँ के स्वाद पसंद करते थे। कुछ साल तक उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल ही में उसके यहाँ ग्राहक आना कम हो गए थे। तभी धर्मा ने उसके बेटा दीपक को बुलाया और ऐसा बोला। बेटा दीपक, तुम देख ही रहे हो कि इस गांव में और हमारे गली में भी 2-3 नए कैफ़े खुल चुके हैं। इसी कारण हमारे कैफ़े का आमदनी कम हो चुका है। अभी हम लॉस में चल रहे हैं। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या करूं। पिताजी, अभी आप इस कैफ़े को नहीं संभाल सकते। मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। दीपक अपने पिताजी को ऐसा बोलकर एक बहुत बड़ा काम अपने सर पे ले लिया। फिर दीपक सोच में पड़ जाता है। वह अपने कैफ़े में पूरी तरह बदलाव लाने की सोचता है। उसने तुरंत अपने दोस्त को बुलाकर सारे इंटीरियर्स को बदलने के लिए बोला। यार शेरू, मैं अपने कैफ़े में नया इंटीरियर बनाना चाहता हूँ ताकि उसको देखकर मेरे ग्राहक बढ़ सकें। ठीक है यार, वो तो आसानी सी बात है। थोड़े से ब्राइट कलर्स डालेंगे और लाइटिंग भी अच्छा लगाएंगे। देखना, तुम्हारा कैफ़े 5 स्टार होटल जैसा दिखेगा। जैसा उसने सोचा ऐसा ही हुआ। कैफ़े का सारा लुक दीपक और शेरू मिलकर बदल डालते हैं, लेकिन उसके कैफ़े के सेल्स में कुछ खास बदलाव नहीं आती। तभी एक दिन दीपक मुंह लटकाकर घर आया। उसको उदास देखकर धर्मा जी ने पूछे। क्या हुआ बेटा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या करूं पिताजी, मैं अपने कैफ़े में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। बेटा कुछ ऐसा करो, एक अनोखी नया पकवान को शुरू करो जो सिर्फ हमारे कैफ़े में ही मिले, ताकि लोग उसे खाने के लिए भागते हुए आएं। पिताजी का बात मानकर दीपक इंटरनेट पे खोज शुरू किया। तरह तरह के डिशेस देखने लगा, लेकिन उसकी नज़र एक ब्लैक पिज़्ज़ा पर पड़ती है। दीपक उस ब्लैक पिज़्ज़ा को अपने कैफ़े में शुरू करना चाहा। जब से कैफ़े में ब्लैक पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लैक पिज़्ज़ा दिखने में काली है लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। गांव में और शहर के लड़के लड़कियां, नौजवान उस ब्लैक पिज़्ज़ा को खाने के लिए आने लगे। दीपक भी ब्लैक पिज़्ज़ा के तस्वीरें कैफ़े के चारों तरफ लगा देता है। कुछ ही दिन में उस ब्लैक पिज़्ज़ा की वजह से लाखों रुपए कमाने लगता है। फिर एक आदमी आकर दीपक से बोला। अरे दीपक बेटा, तूने फिर से अपने पापा की कैफे को खोया हुआ वैभव लेके आया है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गरीब डोसा नाव वाला। सुल्तानपुर गांव के नज़दीक ही एक बड़ा सा नदी था। ठीक उस नदी के बीचों बीच शिवजी का एक बड़ा सा मंदिर था। उस मंदिर के सामने ही विनोद अपनी बीवी के साथ इडली, वड़ा और डोसा का एक ठेला लगाकर वहां पर आए हुए भक्तों को और यात्रियों को तरह तरह के टिफिन बेचता रहता था। एक दिन, आइए साहब आइए, क्या चाहिए आपको। भाई विनोद, मुझे 1 प्लेट इडली और 1 डोसा देना। अभी देता हूँ। ऐसा विनोद ग्राहकों को संभालता था और उसकी बीवी लीला डोसा या वड़ा बनाती थी। दोनों अच्छी तरह मिलकर काम करते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस ठेले पर आया। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके कुछ खाने के लिए दे दो ना। आप रुकिए काका, ये लीजिए इडली और वड़ा। विनोद को उस बुढ़े को खाने देते हुए देखकर लीला को अच्छी नहीं लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? उसको खाना हम नहीं तो कोई दे देगा। ये भीख मांगकर भी अपना पेट भरेगा। आपको इतनी दया करने की क्या जरूरत है? ऐसा बेकार की बातें मत करो लीला। उस बुढ़े को थोड़ा सा खाना दे दिया तो क्या नुकसान हो जाएगा हमारा। शिवजी की कृपा से हमारे पास तो देने के लिए बहुत है। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। इस तरह विनोद भिखारियों को, गरीब बुढ़े लोगों को लीला से बताए बिना खाना देता था। सभी लोग उसकी अच्छाई को देखकर आशीर्वाद देते थे। एक दिन सुबह जब विनोद और लीला ठेले लगाने के लिए नाव में नदी पार करके आने लगे,
तभी जोर से बरसात होने लगी। तुरंत विनोद ने बोला, लीला, लगता है आज जोर सी बारिश होने वाली है। जब ग्राहक आना बंद हो जाएंगे तभी हम लौट कर आ जाएंगे, नहीं तो हम नदी के बीच ही फंस सकते हैं। ठीक है जी, जैसा आपकी मर्जी। तभी वहां पर 2 ग्राहक आते हैं। विनोद भाई, बारिश जोर से हो रही है, हमें गर्मा गर्म इडली और डोसा देना। हाँ जरूर, छत के नीचे आकर बैठिए। थोड़ी देर में ही वही बूढ़ा आदमी फिर से वहां पर बारिश में भीगता हुआ आता है। बेटा, आज भी थोड़ा सा खाना देकर मेरी मदद करो। लीला उसे देखकर आग बबूला हो जाती है और उस बुड्ढे को डांटती है, लेकिन विनोद बीच में बोला, लीला, तुम रुको, आप बैठिए काका, ये लीजिए, खाइए। ऐसा विनोद उसका मदद करता है, लेकिन देखते ही देखते बारिश ज़्यादा होने की वजह से नदी में बाढ़ आकर पानी मंदिर तक और उस ठेले तक आ जाती है। सब कुछ डूबने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी उस बुड्ढे ने उसको दिया हुआ डोसा को नीचे लगाता है। देखो विनोद, घबराओ मत, मैं आपकी मदद करूंगा। अभी ये डोसा एक जादुई विशाल डोसा नाव के रूप में बदल जाएगी। आप इस डोसा नाव पर चढ़कर गांव चले जाना। तुरंत वह डोसा एक जादुई विशाल डोसा नाव की तरह बदल जाती है। सभी लोग उसमें चढ़कर नदी के उस पार गांव में चले जाते हैं। तभी लीला बहुत पछताने लगी। उस दिन से विनोद और लीला कोई भी बूढ़ा या गरीब आए तो उनको जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे। लाला जी और रोटियां। लाला सुंदर लाल को खाने पीने का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा तो शौक था रोटियां खाने का। उनकी पत्नी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। दिन रात वो बस रोटियां ही पकाती रहती। सुबह का नाश्ता खिलाती तो दोपहर का समय हो जाता, दोपहर की रोटियां पकाती तो रात का समय हो जाता। सारा दिन सेठानी जी बस रोटियां ही बनाती रहती थी। एक दिन उन्हें एक शादी में जाना था तो सेठानी जी ने सेठ जी को समझाया, लाला जी, एक बात कहूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई है आपकी रोटियां बेल बेल कर, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, आज जो शादी में जा रहे हैं ना, वो लड़की वालों की शादी है। इस तरह से अगर वहाँ रोटियां खाई ना तो सारी बारात भूखी बैठेगी। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, घर से खाना खा के चलो और वहाँ पर बहुत ही कम खाना खाना। अरे भाग्यवान, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने 1100 रुपए का सगन चढ़ाया है, क्यों नहीं खाऊंगा रोटियां? वहाँ तो बहुत स्वादिष्ट पकवान भी होंगे। लड़की की शादी हो या लड़कों की, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो खाना ही चाहिए। और देखती नहीं, कार्ड में साफ साफ लिखा है, आपको भोजन के लिए निमंत्रण। तो भाई भोजन तो हम करेंगे ना। आप समझने वाले नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सेठानी बहुत परेशान थी। सेठानी ने जैसा कहा था, सेठ ने बिल्कुल उल्टा किया। शादी में पहुंचकर सेठ जी ने इतना खाना खाया कि बारात के लिए खाना बचा ही नहीं। लड़की वाले हैरान रह गए, लड़के वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। इस बात का बदला लेने के लिए लड़के वालों ने आटे में बहुत सारा सोडा मिला दिया, जिसके कारण लाला जी का पेट अचानक खराब हो गया। लाला जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब लोग फटाफट गए और लाला जी को अस्पताल छोड़ाए। फिर शादी धूमधाम से होती रही। वहाँ पर बैठी सेठानी जी ने लाला जी से कहा, कितनी बार समझाया है, जरा संभल के खाया करो। खाते हुए तो ना जाने तुम्हें क्या हो जाता है, हाथी की तरह बस खाते रहते हो। अरे भाग्यवान, मुझे तो और भूख लग रही है, लेकिन ये ना जाने मेरा पेट खराब कहाँ से हो गया। अरे कहाँ मर गया डॉक्टर, बुलाओ उसे। तभी एक लेडी डॉक्टर आती है। बहुत सी सुइयां लाला जी को लगाई जाती हैं। लाला जी की 3-4 दिन तक तबीयत संभलती ही नहीं। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। लाला जी का भूख के मारे बुरा हाल था। अरे डॉक्टर साहब, आप तो मुझे यूं ही मार देंगी। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। देखिए लाला जी, आपने हद से ज्यादा खुराक ली है। आपकी तबीयत तो बिगड़नी ही थी।
क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि एक इंसान की तरह भोजन करना चाहिए? आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर कभी खाना नहीं खा पाएंगे। भगवान को प्यारे हो जाएंगे आप। लाला जी बात को समझ जाते हैं और अपने घर में बहुत से चने लाकर रख लेते हैं और अब चने चबाते हैं। रोटियां खाना उन्होंने बंद कर दिया।